प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड। जय हिंद। सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला में एक बार फिर से आप सभी गणमान्य अतिथियों और हमारे बीच विशेष दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम और आप हर रोज बीते कई वर्षों से मिलते आ रहे हैं, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सुदर्शन प्रतिष्ठान लगातार स्वतंत्रता महोत्सव समारोह का आयोजन करता रहा है और इस आयोजन को लगातार सानिध्य और संरक्षण मिला है सुदर्शन न्यूज परिवार के मुखिया और प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाड़के जी का। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत इस आयोजन को जब सामने रखा तो उद्देश्य था हमारे बीच उन महान विभूतियों को याद करना, उनके कृत्यों को याद करना जिसने स्वतंत्र भारत की दिशा और दशा तय की है। आज एक बार फिर से राष्ट्रीय व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारे बीच एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका आशीर्वाद तो हमें मिलता रहा है, लेकिन जिनके लिए शायद अगर कुछ कहा जाए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक और अर्थशास्त्री डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बजरंग लाल जी का। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे प्रधान संपादक से कि उन्हें पुष्प देकर उनका आभार व्यक्त करें। साथ ही साथ हमारे साथ इस मंच पर मंचासीन हैं जिनका सानिध्य कहेंगे हर वक्त हमें मिलता रहा है, हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष जाने माने शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ डॉक्टर श्री नंद किशोर गर्ग जी। नंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ आज मंचासीन हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, जाने माने लेखक हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, एसोचैम के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर AK अग्रवाल जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक और खास हस्ती हमारे साथ मंच पर आसीन हैं, संयुक्त क्षेत्र प्रचार प्रमुख उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समिति से और जाने माने समाजशास्त्री समाज सेवक श्री कृपा शंकर जी। उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज हम जिस विषय पर कुछ ही पलों में अमूल्य शब्द सुनेंगे डॉक्टर बजरंग लाल जी की तरफ से, आज का विषय है स्वतंत्रता, अर्थ, दृष्टि एवं दशा। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री नंद किशोर गर्ग जी से कि वो मंच पर आएं और आज की प्रस्तावना आपके बीच रखें। नमस्कार। आज अपने बीच 9 अगस्त से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, अलग अलग विषयों पर व्याख्यानमाला रही। आज अपने बीच प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारतीय अर्थशास्त्र को किस प्रकार से सरकारी तंत्र का हिस्सा बनाया जाए और स्वतंत्रता आंदोलन में जो सपने देखे थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा हो, महात्मा गांधी ने सोचा हो, या डॉक्टर हेडगेवार जी ने सोचा हो, वीर सावरकर ने सोचा हो, उन सब को भारत के इस स्वतंत्रता की आंदोलन में जो आर्थिक स्वतंत्रता है, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सामाजिक स्वतंत्रता के लिए हम संघर्षरत हैं, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता के बिना इस देश के अंदर जो वांछित परिवर्तन हैं वो नहीं हो पाए हैं। इस कड़वी सच्चाई को हमें मानना चाहिए। नेहरू जी सोवियत मॉडल से बहुत प्रभावित थे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और उसको 1990 तक लगभग उस ओर हम बढ़े। 1990 के बाद रिवर्स गियर में हमने गाड़ी डाली और अमेरिकन मॉडल के माध्यम से इस देश में तरक्की करने की सोची। उसको भी 25 साल हो गए, परंतु जो होना चाहिए था क्या वो हुआ क्या और क्यों नहीं हुआ, उस विषय को हमारे सामने आज डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी प्रस्तुत करेंगे। और मैं समझता हूँ उससे जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद था, भारतीय चिंतन था, जो चाणक्य से लेकर बाकी हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उनका बहुत गहन अध्ययन माननीय बजरंग लाल जी ने किया है। और सुमंगलम के माध्यम से एक थिंक टैंक भी पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं।
मैं समझता हूं कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस गूढ़ विषय को बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसके योग्य व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय बजरंग लाल जी गुप्त से वो आए और आज इस सप्ताह के बीच में जो हमारा अर्थ चिंतन है उसके ऊपर हमारे को मार्गदर्शन दें। श्री डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्त। आज भाग्य से भारत के स्वतंत्रता का ये 70वां पर्व है और इसलिए मैं सुदर्शन टीवी के समस्त दर्शकों को और भारत में और दुनिया में रहने वाले सभी भारतवासियों को इस दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं। श्री सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से एक 7 दिवसीय विचार यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया है। ये अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम की कल्पना उन्होंने की है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम की कल्पना के लिए और इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सुदर्शन टीवी के प्रमुख श्री सुरेश जी और सुदर्शन टीवी के समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। आज का विषय जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं बहुत सरल है, सहज है। स्वतंत्रता मिले हुए 69 वर्षों का लंबा कालखंड हो गया, पर इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और इसकी दृष्टि और दिशा क्या है, इसके संबंध में देश के भी समस्त जानकार लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, विचारवंत लोगों को और सामान्य नागरिक को, सबको विचार करना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करेंगे और एक प्रश्न अपने सामने कोई उपस्थित करे, 15 अगस्त 1947 से पहले का हिंदुस्तान और 15 अगस्त 1947 के बाद के हिंदुस्तान में क्या अंतर है? तो आजकल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने का रिवाज आया है। 1 या 2 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए, कोई भी उत्तर देगा। 15 अगस्त 1947 से पहले का भारत परतंत्र था और 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत स्वतंत्र है। ये उत्तर सुनने के बाद किसी ने अगला प्रश्न किया, इन 2 शब्दों में क्या अंतर है, परतंत्र और स्वतंत्र? अब प्रश्न थोड़ा गहरा हो गया है और इस प्रश्न का विश्लेषण और अधिक संजीदगी मांगता है। दोनों शब्दों की रचना पर विचार करेंगे। तंत्र शब्द दोनों जगह है, परतंत्र में भी तंत्र है और स्वतंत्र में भी तंत्र है। तंत्र किसको कहते हैं? व्यवस्था को कहते हैं, प्रणाली को कहते हैं, मैकेनिज्म को कहते हैं, सिस्टम को कहते हैं। कोई भी देश, कोई भी समाज चलाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था लगती है, कोई न कोई प्रणाली लगती है, कोई न कोई मैकेनिज्म लगता है। अब प्रश्न यह है, 15 अगस्त 1947 से पहले के हिंदुस्तान को हमने परतंत्र क्यों कहा? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी शिक्षा प्रणाली के नाम से, राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी राजनीतिक प्रणाली के नाम से, आर्थिक व्यवस्था चल रही थी आर्थिक प्रणाली के नाम से, शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी शिक्षा प्रणाली के नाम से। कष्ट क्या था? कष्ट ये था, देश और समाज को चलाने वाला तंत्र भी हमारे देश में चल रहा है, पर उस तंत्र को चलाने वाले हमारे अपने लोग नहीं थे, पराये थे, इसलिए परतंत्र थे। अगर किसी देश का, समाज का, व्यवस्था और तंत्र को चलाने वाले लोग उस देश के न हो और पराये लोगों के द्वारा
तंत्र चलता हो तो उस देश को और समाज को परतंत्र कहेंगे। उस समय पर हमारे देश के न्यायालय का चीफ जस्टिस हिंदुस्तान का आदमी नहीं बन सकता, सेना का प्रमुख हिंदुस्तान का आदमी नहीं बन सकता था, पुलिस का बड़ा अफसर हिंदुस्तान का आदमी नहीं बन सकता था। संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बड़े बड़े अफसर हिंदुस्तान के नहीं हो सकते थे, पराये थे, इंग्लैंड के थे। तो देश हमारा, समाज हमारा, उसको चलाने वाले लोग अगर पराये चलाएंगे तो वो अपने हित में चलाएंगे कि हमारे हित में चलाएंगे। तो इतिहास गवाह है, 200 साल के लंबे कालखंड में अंग्रेजों ने इस देश और समाज का जो तंत्र चलाया वो अपने हित में चलाया, हिंदुस्तान के हित में नहीं चलाया। इसलिए हिंदुस्तान सब दृष्टि से पिछड़ गया। 15 अगस्त 1947 के बाद में देश हमारा, समाज हमारा, और इस तंत्र को चलाने वाले उस पराये हाथों के हाथों से वो तंत्र निकाल करके हमने अपने देश के लोगों के हाथों में दे दिया। और इसलिए कहा हमने 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। पर स्वतंत्रता और परतंत्रता का अंतर केवल इतना ही नहीं है, और भी अंतर है। अपने हाथों में तो आ गया, पर तंत्र कैसा है? जो हमारे अपने देश में आर्थिक प्रणाली चल रही है, शिक्षा की प्रणाली चल रही है, इलेक्टोरल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली चल रही है, क्या ये हमारे अपने देश की जीवन मूल्यों में से प्रकट हुई प्रणाली है क्या? भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति, भारत की आवश्यकता, भारत के संसाधनों, भारत के सवाल और समस्याओं को हल करने के लिए सिस्टम है क्या? तो देश हमारा, समाज हमारा, तंत्र को चलाने वाले लोग भी हमारे, परंतु ये अपने जिस दर्द को डॉक्टर नंदकिशोर जी ने व्यक्त किया, तथाकथित राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद में भी अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम चला, अपना जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, अपना जो सोशल सिस्टम चल रहा है, अपना जो इलेक्टोरल सिस्टम चल रहा है, वो तो नकल किया हुआ है। उसमें स्वयं कहाँ है, इसमें स्वत्व कहाँ है, भारत की आत्मा कहाँ बोलती है, भारत का दर्द कहाँ व्यक्त होता है, भारत के सवालों को हल करने की दिशा कहाँ है, वो नहीं है। इसलिए कहना होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद में हाथ तो बदले, हाथ तो हमारे आगे तंत्र के, पर तंत्र काफी कुछ अभी भी विदेशी तंत्र अपने देश में चल रहा है। शिक्षा की प्रणाली कैसी चल रही है, हम बोलते हैं बार बार में, मैकाले 1835 में दे गया था, वही तो चलता था। 1835 के पत्र में मैकाले ने क्या लिखा था? मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षा की प्रणाली लाना चाहता हूं जिसमें पढ़े लिखे लोग रक्त से और रंग से तो भारतीय होंगे, परंतु विचारों के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, तौर तरीकों के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से वो यूरोपियन होंगे। और उस पत्र में आगे लिखता है, इस काम को भारत की भाषाओं के माध्यम से नहीं किया जा सकता। भारत की भाषाएं तो गंवारू भाषाएं हैं, उसके माध्यम से विज्ञान नहीं पढ़ा जा सकता। आज जैसा ज्ञान और परंपरा है वो पढ़ा करके इस देश के लोगों को सभ्य नहीं बना सकते, और इसलिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ करना चाहिए। ये करके वो मैकाले अपने देश में शिक्षा की प्रणाली लाया, शिक्षा की प्रणाली में माध्यम अंग्रेजी लाए, भारत की भाषाओं को तिलांजलि दे दी गई। परिणाम क्या है? परिणाम यह है, हिंदुस्तान की इस नकल की हुई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से और इस अंग्रेजी के प्रभाव के कारण से भारत का शिक्षित व्यक्ति नकल से भले ही बना होगा, परंतु उसका जो वैशिष्ट्य है, उसका जो मूल है, मौलिकता है, वो मौलिकता प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए शिक्षा की प्रणाली भारतीय नहीं है, आर्थिक प्रणाली भारतीय नहीं है, जिसका जिक्र किया। जब ये सवाल आया कि भारत का विकास का रास्ता कैसे बने, तो नेहरू महिला नोबिस मॉडल ऐसा कहा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना से आया, रूस की नकल करके आया। रूस में सप्तवर्षीय योजनाएं चलती थी, हमने उसको 7 साल से घटा करके 5 वर्षीय योजनाएं कर दी। मॉडल तो वही रहा, भारत का मॉडल तो नहीं था। और इसलिए
लंबे 70 वर्ष के 69 वर्ष के कालखंड के बाद में भी हिंदुस्तान की गिनती दुनिया के गरीबतम देशों में होती है ना। अभी भी हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अशिक्षित लोग सबसे ज्यादा कौन से देश में? भारत का नाम आता है। बीमार लोग किस देश में सबसे ज्यादा? भारत का नाम आता है। तो कुल मिलाकर के जिस आर्थिक प्रणाली को हमने स्वीकार किया, उस आर्थिक प्रणाली के वो परिणाम नहीं आए जो सपना अपने देश के लोगों ने देखा था। हम सब लोगों को वो घटना पता है। बहुत बड़े स्वातंत्र सेनानी हो गए अपने देश में दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी नौजवानों के सामने भाषण देने के लिए गए और कहा कि नौजवानों, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए खड़े हो जाओ। इस समय पर वही देश की आवश्यकता है, भारत माँ की वही पुकार है। उनके भाषण के बाद में एक नौजवान खड़ा हो गया, साहब अंग्रेजों ने क्या बिगाड़ा है हमारा? आप हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म करके आंदोलन में कूदने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने उस समय पर 2 शब्दों में उत्तर दिया था, इकोनॉमिक ड्रेन। बाद में जाकर के इतिहास में वो सिद्धांत बन गया ड्रेन थ्योरी। उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजों ने जिस प्रकार की आर्थिक और व्यापारिक नीति अपनाई, उसके कारण से हिंदुस्तान की धन दौलत भारत से निकल करके इंग्लैंड में जा रही है और हमको कुछ नहीं मिल रहा। वन वे ट्रैफिक है, एक ही रास्ते से चल रहा है, हमारी लूट हो रही है। इसलिए दुनिया की सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश कंगाल होता गया और इंग्लैंड मालम माल होता रहा। और इसलिए नौजवानों, मैं तुमको आंदोलन के लिए इसलिए प्रेरित कर रहा हूं, हम इस आर्थिक और व्यापारिक नीति को बदलेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी आकर हिंदुस्तान में लूट मचा रखी है, हिंदुस्तान के बाजारों में, हिंदुस्तान के उद्योगों में बनने वाला माल नहीं बिक पा रहा है, ये इंग्लैंड के कारखानों में बनने वाला माल बिक रहा है। हमारे छोटे छोटे कारीगर वो बेकार हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है। मैं इसलिए आज़ादी की जंग में कूदने के लिए आपको कह रहा हूँ, एक हम इस प्रकार के आर्थिक और व्यापारिक नीति अपनाएंगे जिससे कि विदेशी कंपनियों की लूट बंद होगी। पर इतिहास क्या बताता है? पिछले अनेक वर्षों तक, 50-60 वर्षों के इतिहास में वो लूट बंद नहीं हुई, लूट तो बढ़ गई। तो इसलिए अपने देश में कोई भी प्रणाली चली, वो प्रणाली भारत की मिट्टी में से उपजी हुई प्रणाली नहीं चली। जिस राजनीतिक प्रणाली की बात करते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, चुनाव की प्रणाली कैसी है, राजनीतिक प्रणाली कैसी है, इसमें डिवीजन होता है, भ्रष्टाचार पनपता है, कोई जाति के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर भिन्न भिन्न राजनीतिक दल किसी न किसी की भावना को भड़का करके इस इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं। तो समाज के बीच तो भेद पैदा करने वाली राजनीतिक और इलेक्टोरल सिस्टम है ना, देश को एक करने वाली, संपूर्ण समाज को एक करने वाली तो प्रणाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारत की प्रकृति के अनुसार हम राजनीतिक और चुनाव प्रणाली भी नहीं दे सके। सामाजिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था कैसी दी है? सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव बढ़ गया है, जातियों के बीच संघर्ष बढ़ गए हैं, क्षेत्रों के बीच संघर्ष बढ़ गए, नदी पानी को लेकर के 2 राज्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। नदी कोई राज्य विशेष लेकर आया था क्या? नदी तो हिंदुस्तान की है, पर उसको लेकर के राज्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अनेक प्रकार के कुकर्म सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रारंभ हो गया। जो एक सामाजिक सामंजस्य रहता था, सामाजिक प्रेम रहता था, सौहार्द रहता था, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी रहती थी, वो तो समाप्त हो गया। समाज जीवन में कटुता निर्माण हो गई, अनेक तरह की कुप्रथाएं प्रारंभ हो गई, दहेज की कुप्रथा प्रारंभ हो गई, छुआछूत प्रारंभ हो गया। तो कुल मिलाकर जिस सामाजिक व्यवस्था के भीतर हम चल रहे हैं, वो भी भारत की सही स्वतंत्रता को व्यक्त करने वाली सामाजिक व्यवस्था नहीं है। भारतीय संस्कृति का क्या बना? सांस्कृतिक जीवन तो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, टूट रहा है, समाप्त हो रहा है। सांस्कृतिक जीवन मूल्य ये व्यक्ति के जीवन में रह ही नहीं गया है, गलत चीजों में जा रहा है आज का नौजवान व्यक्ति। और इसके कारण से रोज घटनाएं हम देखते हैं,
नौजवान को छोटी भी बात के कारण से फांसी के फंदे में लटक जाता है। क्यों? सांस्कृतिक दृष्टि से उसके जीवन में शून्यता आ गई है, कहीं आस्था ही नहीं है। अपना देश का इतना ज्वाजल्यमान इतिहास है, अपने देश के तमाम इलाकों में इतने बड़े बड़े महापुरुष पैदा हो गए हैं, इतने बड़े जीवन मूल्यों को देने वाले ग्रंथों की रचना ये देश की धरती पर हुई है। सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान सिखाने वाला ये देश रहा। आज हम उन सबको भूल गए हैं, उन सबको छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के आज जो तंत्र चल रहा है उस तंत्र के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, अपने देश की मिट्टी में से उपजा हुआ तंत्र है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के बाद में भी सही माने में स्वतंत्र नहीं है। परतंत्र और स्वतंत्रता का एक और भी अर्थ होता है। देश अपना, समाज हमारा, उसको चलाने वाला तंत्र भी मान लीजिए हमने छोटे मोटे विकसित कर लिए हैं, पर तंत्र किसके हुक्म से चल रहे हैं, किससे क्लियरेंस लेना पड़ रहा है। दुनिया के बड़े दादा देश हैं, आज भी अपने देश में बहुत कुछ मात्रा में उनका अप्रूवल मिलने के बाद में नीतियां लागू होती है। तो इसको तो सही माने में देश की प्रभुता संपन्न गणराज्य है। हम अपने देश का निर्माण हम स्वयं करेंगे, हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, हम अपने देश के उत्थान करेंगे। ये भाव धीरे धीरे समाप्त हो गए। अभी भी अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियों का या दुनिया के बड़े देशों का हस्तक्षेप अनेक दृष्टियों से रहता है। भाग्य से अब कुछ बदल आने की सिलसिला प्रारंभ हुआ है और देश का स्वाभिमान जागा है। दुनिया के भीतर भी देश के, दुनिया के लोग ये महसूस करने लगे कि भारत का स्वाभिमान जग रहा है, भारत का स्वत्व जग रहा है, भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का हिम्मत करके खड़ा हो रहा है। पर अभी तक तो अपने देश की ये स्थिति रही। इसलिए कुल मिलाकर के स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझना और सही अर्थ को समझ करके उसकी दृष्टि से अपनी दृष्टि भी ठीक करना और दिशा भी ठीक करना, इस दृष्टि से दो तीन बातें मुख्य रूप से करनी है जिसका विचार किया जाना चाहिए सब लोगों ने। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि अपना देश स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र में ये जो स्व शब्द है, इस स्व का क्या अर्थ है? स्वत्व है, अस्मिता है, अपने देश की पहचान है। हर एक देश की अपनी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान और मिस्र रोम का क्या मिटा? अगर हम दुनिया का नक्शा खोल करके बैठेंगे तो अभी भी भूगोल की दृष्टि से यूनान भी है, मिस्र भी है, रोम भी है। उनके नदी है, उनके पहाड़ हैं, उनके खेत खलियान हैं, उनके कल कारखाने, उनके दुकान मकान है। मिटा क्या उनका? तो मिट गई उनकी संस्कृति। और इन तमाम उत्थान पथान के बाद में भी हमारा क्या नहीं मिटा? हमारी संस्कृति नहीं मिटी। ये जो हमारा सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का अधिष्ठान है वो नहीं मिटा। और इसलिए आने वाले समय में जिसकी सर्वाधिक चिंता स्वतंत्रता दिवस पर सब देशवासियों को करना चाहिए, हम अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को बरकरार रखेंगे। अगर वो सांस्कृतिक अधिष्ठान हमारा पक्का रहा तो देश का जो नव निर्माण करेंगे, नवोत्थान करेंगे, देश का विकास करेंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। अधिष्ठान क्या रहेगा? महत्व अधिष्ठान का है, फ्रेमवर्क का है। अगर फ्रेमवर्क हमारा गलत है तो देश ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। तो एक बात जिसका पक्का विचार करना चाहिए देशवासियों को, स्वतंत्रता के दिन हम तमाम कीमत अदा करके भी, तमाम झंझावतों के बीच में भी अपने अधिष्ठान के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। मत मतांतरों को लेकर अपने देश में कभी झगड़े नहीं रहे। रिलीजियस स्वतंत्रता है। मैं एक पूजा पद्धति से उपासना करता हूँ, कोई दूसरी पूजा पद्धति से उपासना करता है, इसमें अंतर क्या है? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई हनुमान जी को नहीं मानता, यज्ञ करता है। कहीं इसको लेकर के हिंदुस्तान की संस्कृति में अंतर नहीं रहा। इस अधिष्ठान को फिर से पक्का करना, इसको फिर से स्मरण करना, तब तो सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा। सब मिलकर के देश के उत्थान के लिए तभी चल पाएंगे। अगर हम बटे रहे छोटे छोटे अपने कारणों से तो फिर सबका साथ सबका विकास नहीं होगा।
कुछ का साथ कुछ का विकास तो हो सकता है, पर भारत ने तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कोई भेदभाव नहीं किया, कोई अंतर नहीं कहा। इस भाषा के बोलने वाले को सुख मिलेगा, इस पूजा पद्धति को मानने वाले को सुख मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा। ये तो भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान नहीं रहा, ये तो हमारा विचार नहीं रहा। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इस पर पक्का कर सकते हैं क्या, अपने इस वैचारिक सैद्धांतिक अधिष्ठान को, जिसमें हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय कहा, कोई अंतर नहीं माना। इन छोटी मोटे भेदभावों के कारण से जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र, इनकी दीवारों से ऊपर उठ करके हम संपूर्ण देश के लोगों के लिए काम करेंगे। ये पहले महत्वपूर्ण दृष्टि है, इसको पक्का किया तो हमारी दिशा ठीक रहने वाली। दिशा क्या है? दिशा के 2-3 सूत्र हैं जिसके संबंध में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको विचार करना चाहिए। किसी भी देश का अस्तित्व सबसे महत्व का रहता है उसकी सुरक्षा के संबंध में। उसका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहना चाहिए और एक्सटर्नल जो डिस्टरबेंस होता है, भारत के बाहर के आतंकवादी घुसपैठिए, भारत की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए आने वाले लोग हैं, उनसे भी देश की सुरक्षा मजबूत करना कोई अकेली सरकार नहीं कर सकती। दुनिया के किसी देश की सरकार अकेली नहीं, सरकार को समाज का सहयोग लगता है। समाज सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है। हम अपने देश की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ये कैसे होने देंगे? अपने देश में कोई निश्चिंतता के तास में सड़क पर घूमने के लिए ही न निकल सके, हमारी माँ बहनों की इज्जत पर कोई डाका डाल ले, इस देश में कैसे हो सकता है? नहीं होने देंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। गली कूचे में रहने वाले, हर गांव में रहने वाले, हर बस्ती में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये प्रण करना होगा, मेरे देश की इस सुरक्षा की जिम्मेवारी जितनी सरकार की जिम्मेवारी, उतनी ही जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी। बाहर से आतंकवादी आएंगे, घुसपैठिए आएंगे, दाव लगाने का प्रयत्न करेंगे, यहाँ कुछ लोगों को लोभ लालच में फंसाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु अंदर का सहयोग नहीं मिला तो फिर उनकी कोई दाल नहीं गिलेगी। और हिंदुस्तान का इतिहास बताता है, इतने लंबा प्रयत्न करने के बाद में भी बाहर के आतंकवादी और भारत के बाहर के घुसपैठिए भारत की धरती पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं, हमारी जड़ मजबूत है, हमारा एक एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसको बर्दाश्त नहीं, पर इसको और पक्का करना पड़ेगा। तो पहले देश के विकास के लिए आवश्यक है हम अपने देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था को पक्का करेंगे, पर उससे भी देश का भला नहीं होता। जिसके लिए हमने आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष प्राप्त किया था, ये 200 वर्षों की जो लूट हुई, लूट के बाद मिला क्या? 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी और जापान तबाह हो गए थे। आज जर्मनी और जापान की गिनती दुनिया के 5-7 प्रमुख विकसित देशों में होती है। वो तो लुट गए थे, पिट गए थे, उन पर करोड़ों डॉलर का कर्जा था। और 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, एक नए पैसे का कर्जा हिंदुस्तान के माथे पर नहीं था। 200 साल लूटने के बाद में भी 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान इंग्लैंड से लेनदार था, देनदार नहीं था। ये कैसे हो गया? जापान तो इन तमाम चीजों को पार करके अब दुनिया के विकसित देशों में गिना जाने लगा, और 69 साल के बाद में भी हम लेनदार से कर्जदार हो गए। अरबों डॉलर का कर्जा हिंदुस्तान के माथे पर हो गया। क्यों हो गया? और कोई बहबूदी हुई क्या? कोई तरक्की हुई क्या? नहीं हुई। इसलिए दूसरा काम जो करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम देश को फिर से एक सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, इसकी जो बात करते हैं, दुनिया का सबसे सिरमौर आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश खड़ा करेंगे। तमाम चीजें हमारे अपने देश में, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से हिंदुस्तान में सर्वाधिक परमात्मा ने हमको दिया है। इतने तरह के पेड़ पौधे दिए, इतने तरह की वनस्पतियां दिए, इतने तरह की जलवायु दिए, इतने तरह की मिट्टी की विविधताएं, जितने तरह की पैदावार हिंदुस्तान में हो सकती है, दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकती। हिंदुस्तान से बड़े ज्योग्राफिकल एरिया अमेरिका के पास है, चीन के पास है, पर जितना ज्योग्राफिकल एरिया है
उनका खेती करने योग्य भूमि हमारी तुलना में कम है। हिंदुस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52% क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम खेती कर सकते हैं। दुनिया के किसी देश को ये हासिल नहीं है, हिंदुस्तान को हासिल है। फिर हम अन्न की दृष्टि से समृद्ध क्यों नहीं हो सकते, स्वावलंबी क्यों नहीं हो सकते? हमको दालें बाहर से क्यों मंगानी पड़ती है, हमको दूसरी शाक सब्जी बाहर से क्यों मंगानी पड़ती है? इसलिए दूसरा विचार करना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने देश को आर्थिक दृष्टि से फिर से समृद्ध बनाकर खड़ा करने। तो हमको संपन्न देश भी बनाना और स्वावलंबी बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है। उधार के द्वारा खड़ा नहीं हो सकता कोई देश, अपने पैरों पर खड़ा करना। पढ़े लिखे लोग सर्वाधिक हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान के लोग दुनिया में जाकर अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का, अपनी विवेक का, अपनी टेक्निक का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपनी मैनेजमेंट स्किल का लोहा मनाते हैं। उन सबको काम में लगाया तो दुनिया का सिरमौर हिंदुस्तान बन सकता है। तो दूसरा जिसका विचार करेंगे आर्थिक संपन्न, और तीसरा जो हमारी दिशा रहनी चाहिए वो सामाजिक सौहार्द की, सामाजिक भाईचारे की रहनी चाहिए। अगर हमने आर्थिक दृष्टि से भी बहबूदी ले ली, सुरक्षा की दृष्टि से भी विचार कर लिया, पर समाज हमारा बटा रहा, समाज हमारा भ्रष्ट रहा, समाज एक दूसरे के साथ लड़ने में रहा, एक दूसरे को नीचे दिखाने में रहा, एक दूसरे की बहबूदी और तरक्की में साथ मिलकर नहीं चला, तो ऐसे समाज के द्वारा भी दुनिया में कोई उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए तय करना पड़ेगा हम फिर से सामाजिक दृष्टि से भाईचारा निर्माण करेंगे। सामाजिक दृष्टि से हम सब एक हैं। संगच्छद्दम संवदद्दम संवो मनांसी जानताम, ऐसा वैदिक ऋषि ने कहा था। उसको धरती पर उतारने की जिम्मेवारी और एक समाज है, एक जन एक राष्ट्र, ये भाव निर्माण करने के लिए सामाजिक दृष्टि से भी एकता का वातावरण बना करके अपने को खड़ा करना पड़ेगा। ये अपने लिए आगे की दिशा तय होनी चाहिए ना, तब जाकर के हिंदुस्तान को महान बना करके खड़ा कर सकेंगे। और अंतिम बात जो बहुत महत्व की है, भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? ये हिंदुस्तान में तो भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं थी। इतिहासकार लिखते हैं बहुत सारे यात्री हिंदुस्तान में आए, चीन से आए, अरब देशों से आए, उन्होंने अपने इतिहास पर वर्णन में क्या लिखा? यहाँ तो ताले ही नहीं लगाते हैं, ताले लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, कोई सामान चोरी जाता ही नहीं है, कोई अविश्वास ही नहीं है। ऐसा देश वो तो आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी काम बगैर प्रकार के रिश्वत के होता ही नहीं है। ब्लैक मनी खड़ी हो रही है, गलत तरह के धंधे हो रहे हैं, सामानों में मिलावटें हो रहे हैं, पैसा के लोभ में अपने देश के ईमान को बेचे जाने के षड्यंत्र, ऐसे उदाहरण ध्यान में आ रहे हैं। अपने देश के षड्यंत्र दुश्मन देशों को बेचने का काम पढ़ा लिखा आदमी, इंपोर्ट जगह पर बैठा हुआ आदमी पैसे के लालच में कर रहा। क्या होगा इस देश का? भ्रष्टाचार सबसे बड़ी घुन है किसी भी देश को समाप्त करने के लिए। अगर ईमानदारी से काम नहीं हो सकता तो तमाम तरह की शक्ति होने के और सामर्थ्य होने के बाद में भी किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए एक करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, बना सकते हैं। भ्रष्टाचार कोई ऊपर से नहीं होता। मैं किसी भी कीमत पर न भ्रष्टाचार में शामिल होऊंगा, भ्रष्ट तरीके को अपनाऊंगा, न भ्रष्ट तरीके को बर्दाश्त करूंगा। ऐसा एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज अगर बनता है तो अभी भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। इन दिशाओं को लेकर के अपन चले तो स्वतंत्रता का जो सही अर्थ है उस रूप में हिंदुस्तान खड़ा होगा, और आगे की दृष्टि और दिशा के आधार पर फिर से हम हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। ये संकल्प करके इस सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएं, यही मेरा सबसे निवेदन है। धन्यवाद सर। और जैसा कि हमेशा की तरह होता आया है कि अब हमारा
वो अंक शुरू हो रहा है जिसमें आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए हमारे मुख्य वक्ता आज मौजूद हैं। डॉक्टर बजरंग लाल जी ने इतनी अच्छी बातें, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई दिशा दशा को हम किस तरीके से तय कर सकते हैं, उन्होंने हमारे बीच में रखी। और अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई जो बातें डॉक्टर बजरंग लाल जी ने रखा है दिशा और दशा को तय करने के लिए, आज का वातावरण कैसा है, क्या आप सोचते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप सामने रख सकते हैं। हमारे एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं। सर नमस्कार सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपने बहुत अच्छी बातें कही। सर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम प्रश्न उठा था मतलब देश को बांटा क्यों जाए। सर फिर जो लोग मतलब मेरी बात हुई है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं और जिनकी ज़मीन गई है बंटवारे में, वो लोग ये कहते हैं कि बांटने वालों ने देश बांट दिया, लेकिन रहने वालों का क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अपने देश का जहां ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहां दुख का भी कारण है। ये केवल भूगोल नहीं बटा है, ये समाज बट गया, ये संस्कृति बट गई है, लोगों के मन बट गए हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं था, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। दुर्भाग्य से हमारा देश का नेतृत्व वर्ग उस षड्यंत्र के चक्कर में फंस गया और इसके कारण से देश के खंड खंड हो गए। अगर ये समूचा देश एक रहता, आज कल्पना करिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता, तो दुनिया में हम कई चीजों में डिक्टेट करते, फिर जूट के माल में विश्व के बाजार में बेचने पर बांग्लादेश का और हिंदुस्तान का कंपटीशन नहीं होता, फिर बासमती का चावल विश्व के बाजार में बेचने में हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कंपटीशन नहीं होता, मिल करके हम टर्म्स तय करते। परंतु आज कैसा चल गया, हमारा माल पाकिस्तान नहीं खरीद पाता, पाकिस्तान का माल हम नहीं खरीद पाते, दोनों को लड़ाते हैं और दोनों को लड़ा करके विश्व बाजार में रेट हमारी कमजोर हो रही, ये इलाका कमजोर हो रहा है और आपस के युद्ध के कारण से कितना नुकसान हुआ रहा है इस सारे इलाके का। इसलिए कभी न कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियां बदल रही है, शायद पुनर्विचार हो। लोहिया जी ने विचार रखा था, दीनदयाल जी ने विचार रखा था, स्वयं अरविंद ने विचार रखा था, ये भारत फिर से अखंड बनेगा। ये क्या स्वरूप लेगा, कब बनेगा, परंतु फिर से दुनिया में ये बनेगा तो अच्छा होगा। और एक प्रश्न सर इधर से है, हमारे प्रमोद जी एक प्रश्न करना चाह रहे हैं आपसे। नमस्कार। पश्चिम वालों की तुलना में हम ज़्यादा कहने लगे हैं कि भारतीय समाज रूढ़ और अपरिवर्तनीय समाज है, लेकिन आपके सुचिंतित व्याख्यान ने इस चीज़ को साफ किया कि हमारा भाव पक्ष कितना प्रबल है। अब मेरा प्रश्न यह है कि इतना पुरातन, इतना आधुनिक और इतना प्रगतिशील उच्च चिंतन के बावजूद कहाँ वह दिक्कत है कि सिद्धांत पक्ष के साथ व्यवहार पक्ष मेल नहीं खा रहा है। हम मिलावटखोर हैं, हम भ्रष्ट हैं और तमाम जो बुराइयां आपने कहा कि हमारी चिंतन भूमि इतनी व्यापक है, बावजूद ये निकृष्ट व्यवहार पक्ष कहाँ से आया और इसका निदान क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में लंबा इतिहास बोलता है कि वैचारिक अधिष्ठान के साथ साथ व्यवहार के धरातल पर कोई समाज उस सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं करता तो क्रमशः शनै शनै उस समाज का पतन प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो ये 15वीं 16वीं शताब्दी से ही ये बीमारी अपने देश में कुछ कुछ मात्रा में प्रवेश कर गई थी। 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान आया तो उन्होंने हिंदुस्तान की कमजोरी को भांपा। हिंदुस्तान को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना तो क्या करना, तो उनका मानस बदलना, उनका व्यवहार बदलना और उनके मन में ये डाल देना तुम जो आज व्यवहार करो, जो तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारी जीवन शैली है, तुम्हारा खान पान है, तुम्हारा रहन सहन है, सब पिछड़ा हुआ है, हमारी नकल करो तो तुम प्रगतिशील कहलाओगे, तुम सभ्य कहलाओगे। सभ्यता की परिभाषा ही उन्होंने कह दी।
और अपने देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि अंग्रेजी पढ़े लिखे रहने वाले लोगों ने उस सभ्यता की अंग्रेजी नकल को और पश्चिमी नकल को अपना लिया। सर्वसामान्य भोला भाला समाज होता है, वो अपने से वरिष्ठ लोगों के आचरण को देख करके उस प्रकार से आचरण करने लग जाता है। इसलिए अपने समाज में ये जो आपने कहा सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष में ये जो अंतर आया, उसका मूल कारण वहां से प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद ही अपेक्षा की गई थी, वहां क्यों नहीं हुआ? उसका कारण भी दुर्भाग्य से ऐसा है कि जो नेतृत्व अपने देश में आया तुरंत ही, वो नेतृत्व भी मन और मानस से पश्चिमी विचार का नेतृत्व था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कहा करते थे हमने बनाना है भारत को तरह जापान के, वो ऐसी हिंदी बोलते थे। आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह नहीं बनाना चाहते, आप हिंदुस्तान को किसी दुनिया के देश की। और वो कहते थे, गांधी जी ने जब हिंद स्वराज लिखी और स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तो गांधी जी ने एक पत्र नेहरू जी को लिखा कि स्वतंत्रता मिलने वाली है, ऐसे मुझे दिखाई दे रही है। मैंने हिंदू स्वराज में हिंदुस्तान का नक्शा क्या होगा उसका चित्र दिया है, एक बार तुम और मैं बैठ करके उसके बारे में विचार कर लेते। उसका जवाब था, गांधी जी को जवाब था, बापू आपने वो किताब मुझे भेजी थी, कुछ पन्ने मैंने पलटे थे, मुझे ध्यान में आया तो दकियान उसी किताब है। हिंदुस्तान को पिछड़ेपन में ले जाना चाहते हैं, इसलिए बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। उनकी स्पष्ट मान्यता थी प्रगति का अर्थ है दुनिया के पश्चिमी देशों की नकल करना। तो स्वाभाविक रीति से देश का नेतृत्व का ये मानस हो, बोलते तो वही है, नीतियां तो वही बनाते हैं, आचरण तो वही डालते हैं। सर्वसामान्य समाज को लगता है ये जो हमारे बड़े नेता कर रहे हैं शायद हमको भी वैसा ही करना चाहिए। ये दूसरा हो गया। और तीसरा एक बड़ा कारण बना, धीरे धीरे करके पहली पीढ़ी के मन में देश के प्रति जो देश प्रेम था, मातृभक्ति का प्रेम था, प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता थी, तो धीरे धीरे करके नेतृत्व वर्ग में और प्रशासनिक वर्ग में भी धीरे धीरे करके उन्होंने ये रास्ते ढूंढना शुरू कर दिया। देश को मैं इसमें से क्या प्राप्त कर सकता हूँ, देश को दे क्या सकता हूँ, इसका विचार नहीं किया, प्राप्त क्या कर सकता हूँ। ये होड़ लग गई एक में, दूसरे में, तीसरे में, इसके कारण से ये भ्रष्टाचार पनप गया। तो ये पुराने समय से लेकर और वर्तमान के लंबे कालखंड तक जो चलता है ये चलता है। इसलिए अब स्वाभाविक रीति से नए सिरे से नेतृत्व भी विचार कर रहा है, हम और आप भी विचार करें और विचार करके इसको बदलते हैं तो इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। और इधर से एक सवाल है। हर हर महादेव। मेरा प्रश्न है शिक्षा से संबंधित। आपने कहा कि आज जो हमारे देश की दशा है, जो आज की शिक्षा पद्धति है, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, वो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल रही है। प्राचीन काल में आप पीछे चला, गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी, आज की शिक्षा पद्धति से गुरुकुल शिक्षा पद्धति अति उत्तम थी। उस शिक्षा पद्धति में शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षाओं का अध्ययन कराया जाता था। शस्त्र इसलिए कि हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर अगर कोई आघात करता है तो हम उसकी सुरक्षा करें, और शास्त्र इसलिए कि शास्त्र के द्वारा हमारा बुद्धि विवेक अपने समाज को हम अच्छी राह पर लेकर के जाएं। हमारी उस पुरानी शिक्षा पद्धति को बदल करे केवल हम एक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थोप दी, क्या ये सही है या गलत है? मेरा यही प्रश्न है मानव। वो तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति भारत के विचार के, व्यवहार के और भारत के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। परंतु कोई भी व्यवस्था काल क्रम के अनुसार बदलते हैं। भारत के मनीषियों ने हमको रिजिड होना नहीं सिखाया। ऐसा नहीं है कि आज के 2000 साल पहले जो व्यवस्था थी वो हूबहू आज लागू कर दिया जाए। परिस्थितियां बदलती हैं, समस्याएं बदलती हैं, सवाल बदलते हैं, देश और दुनिया के साथ संपर्क संबंध का काम भी बदलता है। तो हमको पुराने शाश्वत जीवन मूल्यों को स्थायी रख करके नए जमाने के हिसाब से शाश्वत जीवन मूल्यों को नहीं बदलना, परंतु प्रणाली और व्यवस्थाओं को बदलने वाली नई शिक्षा की पद्धति लाना पड़ेगा। 3 धरातल पर काम करना होगा इस दृष्टि से। एक है नीति के धरातल पर काम करना, जो नीति निर्माताओं को काम करना है, अपने देश की सरकार है उसको काम करना है। दूसरा
अकादमिक स्तर पर काम करना। जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं शिक्षा शास्त्री है, कौन बनाता है? हम बनाते हैं ना। मैं अध्यापक रहा, कौन बनाता है? बच्चों को तो मैं पढ़ाऊंगा ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, उसको देख करके बच्चे है ना। तो अकादमिक धरातल पर भी उस पश्चिमी माया जाल से बाहर निकल करके भारतीय जीवन मूल्यों के हिसाब से अकादमिक दृष्टि से काम होना चाहिए, दूसरा काम। और तीसरा, व्यावहारिक दृष्टि से सरकार के बिना स्वतंत्र रूप से ऐसे शिक्षालय, ऐसे विद्यालय, ऐसे पाठ्यक्रम, उसके प्रयोगों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ऐसे बहुत सारे प्रयोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो प्रयोग और बढ़ते हैं तो तीनों धरातलों पर मिलकर के काम होते हैं। तो जो आपकी इच्छा है वह अवश्य परमात्मा पूरी करेगा। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मैं विभाजन देखती हूँ तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ देखती हूँ कि हमारा भारत भी दो तरह से विभाजित है, एक गांव का भारत और एक शहर का भारत। तो जब तक ये एक नहीं होगा तब तक हम किसी तरह से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। आज हमको शर्म आती है कि गांव का रिश्तेदार आएगा तो हमको इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आएगी, और कोई हमारा पढ़ा लिखा बहुत बड़ा वो आएगा। आज मैं अपनी भी बात करूं, किसी की भी बात करूं, एक नॉर्मल उसमें कहती हूं, तो जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी वो शर्म नहीं जाएगी कि हम उसे उठाएं। तो इस पे मैं आपसे चाहती हूँ कि क्या क्या इसके बिंदु हो सकते हैं जिनको हम सीख के इस चीज़ को कम करें कि किसी तरह से ये जो विभाजन है कम हो और गांव और शहर का भारत ना रह जाए, सिर्फ एक भारत रह जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला काम तो ये करना पड़ेगा, हमारे मानस में ये जो बात बैठ गई है कि गांव का रहने वाला व्यक्ति अशिक्षित होता है, अज्ञानी होता है, बल्कि और हल्का शब्द प्रयोग करने लगे गंवार होता है, असभ्य होता है। इस मानस को बदलने का काम करना पड़ेगा। अभी मैं पटना के पास एक कॉन्फ्रेंस में गया था, बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग आए हुए थे किसानों को समझाने के लिए खेती कैसा करना। उसमें बोलते हुए मैंने कहा था, आप तो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप गाँव में जाते हो तो सिखाने के लिए ही मत जाइए, गाँव के लोगों से सीखने के लिए भी जाइए। आज भी हमारा गाँव का बगैर पढ़ा लिखा आदमी आज की पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी पर हस्तशिल्प में वो जोरदार है, टेक्निक और टेक्नोलॉजी में वो जोरदार है। आजकल के अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोगों को नहीं आता। चेक डैम कैसा बनाना चाहिए वो तो वो जानता है, कपड़ा कैसे बुनना चाहिए वो तो वो जानता है। पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा ही जानता है। कोई इंजीनियर आदमी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर आया, उसको इंजीनियरिंग का काम करने कहाँ आता है? तो पहला तो मानस में ये बदल लाना पड़ेगा, गांव में रहने वाला व्यक्ति भी उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही जानकार है, उतना ही समझदार है जितना शहर में रहने वाला लोग है। मानस बदलने का काम ये पहला करना। दूसरा, नीति के स्तर पर प्रयत्न करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से क्या हुआ, हमने विकसित किसको मान लिया? गांव को शहर बनाने को विकसित कह दिया। गांव को शहर बनाना विकास की परिभाषा थोड़ी ही। गांव को अच्छा गांव बनाना। अगर गांव को शहर बना दिया आपने, गांव की जरूरत अलग है। जैसे उदाहरण ही देना हो, हमने क्या कहा, तुमको दांत साफ करना है तो टूथपेस्ट करना चाहिए। गांव के लोगों को क्यों सिखाते हैं? उनके पास तो परमात्मा का दी हुई दातुन है ना। जितना बढ़िया दांत साफ दातुन से हो सकता है, अभागे तो हम है ना शहर में रहने वाले लोग जिनको दातुन नहीं मिलती है, इसलिए हम टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट करने वाला बड़ा आदमी है और दातुन करने वाला छोटा आदमी है। इसको विचार को निकालना पड़ेगा ना अपने को बाहर से। नीचे बैठने वाला छोटा आदमी है, कुर्सी पर बैठने वाला बड़ा आदमी, विचार से निकालना पड़ेगा ना। पॉल्यूशन फैलाने वाला, वनों को नष्ट करके जाने वाला व्यक्ति और अपने आराम के साथ सामान घर में जुटाने वाला वो सभ्य व्यक्ति है। और जो ट्राइबल एरिया में रहता है, वनवासी क्षेत्र में रहता है, गांव में रहता है, वो प्राकृतिक जीवन जीता है, वो छोटा आदमी है, उसका विकास, ये मानस बदलना पड़ेगा। विकास के संबंध में माइंडसेट बदलना, नीतियां बदलना, ये दोनों काम करना पड़ेगा। और इसलिए गांव को और शहर को दोनों को साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा ना। अकेले शहर के द्वारा हिंदुस्तान मैं तो कई बार कहता हूं सस्टेन भी करेगा क्या?
हिंदुस्तान जीवित भी रहेगा क्या? हिंदुस्तान टिका भी रहेगा क्या? सब शहर में आ गया तो खेती कौन करेगा? सब शहर में अगर आ गए तो ग्राम शिल्प का काम कौन करेगा? वो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको कौन चलाएगा? सब इधर के इधर आ गए। और शहर बर्दाश्त कर सकता है क्या? तो पोल्यूशन ही फैलेगा ना। जे कॉलोनी बनेगी ना, जे कॉलोनीज में होने वाले तमाम तरह के पाप होंगे ना। तो ये ग्रामीण भारत और शहरी भारत के इस विभाजन को दूर करना, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आज की तारीख में तो दोनों में अंतर आ गया। अभी बहुत सारे आंकड़े प्रकाशित हुए, मैं देना नहीं चाहता हूँ, परंतु अपने देश में ये जो गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा कहाँ है? तो गांव में ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया में ज़्यादा है। शहर वालों विकास का ज़्यादा लाभ किसको मिला है? शहर वाले को मिला है। हमने विकास की हवा गांव वालों तक तो पहुँचने ही नहीं दी हमने कुल मिलाकर। तो ये नीति के स्तर पर भी और मानस के स्तर पर भी दोनों प्रकार से इस अंतर को मिटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये प्रयत्न हुआ तो निश्चित रूप से समूचा भारत एक है, ये भारत भाव जाना चाहिए। श्रद्धेय सर्वप्रथम आपको प्रणाम। मैं जानना चाहूँगा आपके विचार सुरक्षा के ऊपर। भारत की सेना सक्षम है दुश्मन से लोहा लेने के लिए, दुश्मन को उसके जवाब देने के लिए, लेकिन जो वोट की राजनीति के द्वारा हमारे अंदर रहने वाले जो कुछ अपने बयानों से या हमारे को एक कुरेद रहे हैं या हमारे सुरक्षा के में जो सेंध लगा रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे ढूंढा जाए और उनसे कैसे पार पाया जाए? बहुत अच्छा है। देखिए ये भी प्रश्न, मुख्य प्रश्न है कि देश के लोगों का कमिटमेंट वोट से है कि देश से है। अगर मेरा कमिटमेंट, मेरी प्रतिबद्धता, मेरी चिंता, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा देश की सुरक्षा से है, तो मैं किसी भी लालच में, किसी भी प्रकार के दबाव में देश की सुरक्षा से समझौता करने वाले लोगों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा और न उनको सपोर्ट करूंगा। ये भाव जगाने का विषय है ना। ये जो राजनीतिक नेतृत्व भी कैसे चलता है? जनता के आधार पर चलता है ना, वोट के आधार पर चलता है ना, जनमत का भी परिष्कार करना पड़ता है ना, मुद्दे खड़े करने पड़ते हैं ना। ये जिम्मेवारी आपकी और मेरी भी है कि हम ऐसे देश की सुरक्षा के साथ किसी दबाव के कारण से, किसी वोट के लालच के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों को किसी भी आधार पर हम न वोट का समर्थन देंगे न सामाजिक समर्थन। ये भाव जितनी मात्रा में देश के सामने प्रबल होगा तो सरकार को भी और राजनीतिकों को भी मजबूर होकर के देश की सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, दुनिया के हर एक देश का अगर हम अध्ययन करें, जिन जिन देशों ने अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया, अब दुनिया में सब जगह पर हाहाकार है ना। अच्छे अच्छे कहलाने वाले देश वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना, और वो असुरक्षित रहे तो आपका धन भी काम नहीं आएगा, आपका समाज भी काम नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके ये जागृति निर्माण करेंगे हम, तो ये जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न के माध्यम से और हम कुल मिलाकर देश को अगली सुरक्षा की दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, लेकिन हमारा वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि सर का आभार व्यक्त करें तालियों के साथ इतने महत्वपूर्ण शब्दों से हमें अभिभूत करने के लिए। नहीं, आप सबका और आप सबके माध्यम से सुदर्शन टीवी को देखने वाले समस्त दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुदर्शन टीवी के हमारे सुरेश चौहान जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे हर वर्ष ये मौका देते हैं कि आपके सामने अपने विचार रख सकूं और आपके विचार जान सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं अनुरोध करूंगी और मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. अग्रवाल जी को कि वो मंच पर आएं और हमारे मुख्य वक्ता के प्रति अपने आभार व्यक्त करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर बजरंगलाल जी का आभार व्यक्त करता हूं और सुरेश चौहान जी का जो जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया। मैं आपने जो क्वेश्चन किया था अभी के गांव का शहर का, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, ज़्यादातर लोग गांव के ही होते हैं। ये सभी गांव के लोग हैं।
एक और आपको मैं सूचना देता हूँ, न्यूटन डॉक्टर शायद नहीं थे वे, न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका जैसे कि एप्पल नीचे गिरता है, वो देखा। एक मानसिक क्रिया है, वो स्वतंत्र थे। मैं इंडिपेंडेंस फ्रीडम पे भी आता हूँ, वो भी गांव में पैदा हुए थे और उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था, जिसकी इक्वेशन है m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन लॉ फोर्स F इजक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये न्यूटन गांव में पैदा हुआ था, आइंस्टीन गांव में पैदा हुए थे, बाबा जी गांव में पैदा हुए थे, जो जितने साइंटिस्ट थे सभी गांव में पैदा हुए थे, और मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ। दूसरे जो डॉक्टर साहब ने इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की आपस में परिभाषा दी, ये बड़ा ही गुड सब्जेक्ट है और इन्होंने बड़े सरलता से इसको समझाया। फ्रीडम एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया यदि आपका फ्री है तो उससे विकास भी आता है, आतंकवाद मिटता है। आतंकवाद का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि आतंकवाद हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप की बात करते हैं कि हमारे पास में हिंदुस्तान में इतना ब्लैक मनी है, इतना वाइट मनी है, इतना ग्रीन मनी है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आतंकवाद के पास कितना पैसा है ये किसी ने जाना? आतंकवादियों के पास बहुत पैसा है। आप आतंकवाद को यदि हटा दें तो और सारा पैसा उनसे लेकर आ जाए तो वैसे हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप इंडिपेंडेंस की बात करते हो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन फ्री नहीं है। साउथ कोरिया के बगल में एक कंट्री है, इंडिपेंडेंट है, वो फ्री नहीं है। हमारे बगल में कंट्री है, हमारा पड़ोसी इंडिपेंडेंट है, फ्री नहीं है। कभी वहाँ पे कभी मिलिट्री आ जाती है तो कभी कोई आ जाता है, वो फ्री है, वो कंट्री फ्री है। हम कम से कम फ्री हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हमें और आगे बढ़ानी है अपनी मानसिक क्रिया के जरिए, और अपने आप को उत्थान करना है, अपना विकास करना है। लेकिन इतने ज़्यादा हम दलित वर्ड बीच में लोग यूज करते हैं। मेरे हिसाब से तो दलित कोई वर्ड ही नहीं है, सभी दलित है, सभी दलित हैं। मैं भी दलित हूँ, मैं बनिया हूँ, अग्रवाल हूँ, लेकिन मैं अपने आप को 1 घंटे के लिए दलित कह सकता हूँ और 1 घंटे के बाद कहूँगा मैं तो दलित नहीं हूँ। तो दलित कोई परमानेंट होता ही नहीं है। ये जो शब्द है दलित है दलित, ये बेकार का शब्द है। और आपको फिर कहता हूँ, गांव के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, शहर के लोग तो इंटेलिजेंस है ही नहीं, वहीं से आए। नहीं कोई कुछ नहीं है। मैं तो देखा हूँ कि जो SpO2 है, SpO2 ऑक्सीजन कंटेंट है बॉडी का। मैं आपको एक बताता हूँ, बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट को डॉक्टर लोग SpO2 बोलते हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में किया, गलत नहीं समझना। SpO2 गांव वालों का 99 होता है, शहर वाले 90-95 तक भी मेंटेन करने में मरते हैं। तो 99 जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा मानसिक क्रिया में सोच सकते हैं, फ्री ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा फ्रीडम गांव वालों के पास है, शहर वालों के पास कम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे सुदर्शन परिवार के मुखिया श्री सुरेश चौहान जी से कि वो मंच पर आएं और हमारे राष्ट्रीय व्याख्यान माला के सफल आयोजन पर हमें 2 शब्द कहें। रोज मैं प्रास्ताविक करता था, आज समारोह का दिन है, इसलिए धन्यवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि कल इसी टाइम पर कवि सम्मेलन जो पहले रिकॉर्ड हुआ है वो टेलीकास्ट होगा। आज 10 साल हमने पूरे किए, जिसमें हम स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं। और इस 10 साल में पिछले कुछ सालों से व्याख्यान माला चला रहे हैं। आज 10 साल पूरे हुए हैं। पिछले बार हम एकेडमी में करते थे, उसके पीछे जब छोटे से ऑफिस में सेक्टर 4 में थे वहाँ करते थे। हर साल हमारा उत्साह लोगों के पार्टिसिपेशन का, इसके व्यूअरशिप का, इसमें आने वाले वक्ताओं का, ये देखते हुए बढ़ता है कि और अच्छा अगली बार करेंगे। तो इसलिए जिस टीम ने इसमें सहयोग दिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करने के बजाय, कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। और माननीय बजरंगलाल जी ने कहा कि मुझे हर साल बुलाते हैं इसलिए धन्यवाद। मैं तो उल्टा कहूंगा कि आप हर साल आते हैं इसलिए हम आपके आभारी हैं। और अगले साल भी आना है, या अभी से निमंत्रण आपको है ना, देना आना चाहिए।
आपका प्रेम है। माननीय नंद किशोर जी रोज 3 घंटे आते हैं, प्रवास करके रोज 3 घंटे जाते हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष के तौर पर फुल्ली इन्वॉल्वमेंट उनकी रही। आप भी यहाँ पर ब्रिजेश जी, आप हमारी बहन, उनका भी लगातार 7 दिन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7 दिन उपस्थित रहे। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वैचारिक आंदोलन के कमजोर होने के बाद क्या क्या हो सकता है, आपके कई सवालों का जवाब इसमें है, और इसलिए वैचारिक आंदोलन मजबूत होना चाहिए। इसलिए ऐसे विचारों की संगोष्ठियों की आवश्यकता है। आज मैं बहुत बार पहले तय करता हूं, संकल्प लेता हूं, बाद में योजना बनाता हूं। कभी कभी ऐसा भी जरूरी होता है। इसलिए आज के कार्यक्रम में मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट अगले साल 7 दिन की व्याख्यान माला ऐसा प्रयोग करने के बजाय क्या हम साप्ताहिक मासिक तौर पर कोई विमर्श का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करें। इस दिशा में भी विचार करना इसी मंच से आज से मैंने शुरू किया है, और भगवान ने सारे संसाधन दिए हैं। अगर माननीय बजरंगलाल जी कुछ वक्ता हमको देने की व्यवस्था करें तो हम इसको हर हफ्ते कर सकते हैं। ऐसा आंदोलन, लोग मानते हैं कि व्याख्यान माला लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। 30 मिनट की डिबेट चैनलों पर होती है। अब तो 1 घंटे के कार्यक्रम 700 चैनल है, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम केवल 3 चैनलों पर चल रहे हैं, और वो भी 3 कार्यक्रम हैं जो 1 घंटे के हैं। बाकी सारे कार्यक्रम आधे घंटे के हुए। आधे घंटे के कार्यक्रम में कार्यक्रम होता है 24 मिनट का, गेस्ट होते हैं 8 से 6, और एक वक्ता को बोलने का मौका मिलता है मैक्स 4 बार, और एक बार बोलने का ड्यूरेशन होता है 20 से 30 सेकंड मैक्स। तो क्या विचार व्यक्त किए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर उसी में टाइम गया। इससे शायद चैनल का तो फायदा होगा, लेकिन ना उस विचार का फायदा होता है, तो हिंदुस्तान का फायदा होना तो दूर की बात है। इसलिए ध्यान से मन लगाकर कोई बोल रहा है और मन लगाकर कोई सुन रहा है, ये भले ही लोगों को शुरू में पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है, और इसलिए हम हमारे दर्शकों को ये दिखा रहे हैं। और अब दर्शक इसको पसंद करें, क्योंकि रात को 8 बजे में जो टीआरपी होती है, वो टीआरपी 6 से 7 वाले शो में पिछले दिनों से मिल रही है। और इसलिए इस अभियान को, इस आंदोलन को हम सुदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट के साथ भी चलाएंगे। और जो दर्शक लाइव में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम वैचारिक आजादी के आंदोलन के तौर पर क्यों ना ऐसा संकल्प ले ले। देश के विभिन्न जगह पर अगर आप इस प्रकार की संगोष्ठी, चर्चा, व्याख्यान माला करना चाहते हैं, तो सुदर्शन एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा देश भर के ऐसे करना चाहने वाले लोगों को, मीडिया हाउसेस को, एनजीओज को, कि वक्ता और बाकी का विषय का लॉजिस्टिक सपोर्ट हम दे देंगे। आप अपनी जगह पर भी इस प्रकार के आंदोलनात्मक, अभियानात्मक विषयों की चर्चा शुरू करें। तो इस विषय के लिए भी सुदर्शन ऐसे विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को आज के इस कार्यक्रम से आह्वान करता है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं पुनः सारे वक्ताओं के, आज आप हैं और जो लोग इसके पहले भी यहाँ पर आए, और सारे श्रोताओं का, लाइव टेलीकास्ट देख रहे दर्शकों का, और सारे टीम सुदर्शन का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब तमाम लोगों का जो हमारे साथ इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे मुख्य वक्ता, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बजरंगलाल जी का, और बीते हफ्ते में आए हुए हमारे तमाम जो महत्वपूर्ण वक्ता थे, हमारा पूरा सुदर्शन परिवार, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, क्योंकि उनके मुख्य वाक्य आने वाले वक्त में हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड।